Assalamu alaikum. I'm Naimul Haq, Senior Subject Specialist Computer Science. I will teach you 9th class Computer Science. Let's start our topic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज हम 9th क्लास 5th लेक्चर को डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1, जैसा कि आपको पता है कि हमारा चल रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। इसमें हम ऑलरेडी जिन टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं उनमें है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, इसी तरह से फ्लो चार्ट्स, इसी तरह से एल्गोरिथम। ये 3 स्टेप्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कुछ हिस्सा आज एल्गोरिथम का डिस्कस करेंगे और फ्लो चार्ट का, फिर उसके बाद टेस्ट डाटा भी आज के टॉपिक में शामिल होगा। और इसी चैप्टर के रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन और आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स, इनको इंशाल्लाह ताला आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। हमने डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम को डिस्कस किया था, फिर इसी तरह से उसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया था, फिर उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम को डिस्कस किया था। इन्हीं की कुछ एग्जांपल्स को आज हम डिस्कस करेंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और एफिशिएंसी के अंदर। फिर इसी तरह से टेस्ट डाटा में भी इन्हीं एग्जांपल्स को हम लोग सामने रख के अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। जी, आज का जो लेक्चर है वो है डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के अंदर डिफरेंस क्या है। वैसे तो मैंने बड़ी डिटेल से आपको बताया था कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दोनों में डिफरेंस बेसिकली सीक्वेंस सेम है। एक ग्राफिक्स की सूरत में प्रेजेंट करता है हमारी जो भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है उसे, और एक स्टेटमेंट्स की सूरत में। फ्लो चार्ट ग्राफिक्स की सूरत में और एल्गोरिथम स्टेटमेंट्स की सूरत में हमारे फ्लो को एक्सप्लेन करता है। जरा एक दफा इसकी डिटेल को देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड अ फ्लो चार्ट इज जस्ट लाइक द डिफरेंस बिटवीन अ स्टोरी एंड अ मूवी। As we have studied that a flowchart is graphical representation of the process to solve a problem, but an algorithm writes the steps in a human understandable language. अब देखें, एक स्टोरी है लिखी हुई है जिसमें कोई ग्राफिक्स वगैरह नहीं है, और एक मूवी है वो लिखी हुई नहीं है लेकिन हम उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वो दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टोरी लिखी हुई है, सीक्वेंस में लिखी हुई है, और मूवी है तो सीक्वेंस में लेकिन ग्राफिक्स की सूरत में है, जिसके अंदर मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो अंडरस्टैंडिंग है हमारे अल्फाज की, वो डिस्प्ले पे आती है। अब जरा देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है किसके, फ्लो चार्ट के। सबसे पहला एडवांटेज है इजी टू ड्रॉ। सिंपल सी बात है कि फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना आसान है। फ्लो लाइन, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, फिर फ्लो लाइन, फिर नेक्स्ट स्टेप। इसी तरह से इजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हम जब फ्लो चार्ट बनाते हैं तो अल्टीमेटली हम जहां से शुरू करते हैं वहां से सॉल्यूशन का, और जहां पे एंड करते हैं वहां पे उस सॉल्यूशन का कंप्लीट आंसर आ जाता है कि हमने क्या सॉल्व किया। तो वो स्टेप बाय स्टेप हमारा जो एक्सप्लेनेशन इन ग्राफिक्स फॉर्म है उसे हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। तो वो इजी है हमारे लिए सॉल्व करना। इसी तरह से थर्ड इसका एडवांटेज है इजी टू आइडेंटिफाई एरर्स इफ एनी। यानी कि अगर कोई एरर है तो उसको ढूंढना आसान है। किस तरह से आसान है? हमने स्टेप्स में चलना है, जहां पे हमें कोई प्रॉब्लम फील हो रही है हम उस स्टेप पे जंप करेंगे और उस स्टेप पे देखेंगे जाके कि प्रॉब्लम क्यों आई है, हमने अपने सीक्वेंस को कहां पे तोड़ा है, या हमने उस सीक्वेंस में मिस्टेक कहां पे की है। फिर इसी तरह से इजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर। कि एक स्टेप से जब दूसरे स्टेप पे हमने जाना है तो फ्लो चार्ट हमें इजीली एक्सप्लेन कर देगा कि जो हम काम कर रहे हैं उससे नेक्स्ट काम कौन सा है। मींस कि जो हम कोडिंग कर रहे हैं उस कोडिंग के बाद नेक्स्ट कोडिंग हमने क्या करनी है। हमें सारे का सारा प्रोग्राम जुबानी जहन में रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम उस फ्लो चार्ट को देखते जाएंगे और उसके मुताबिक हम सॉल्व करते जाएंगे, मींस के कोडिंग करते जाएंगे। हमारे लिए इजी होता जाएगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम को कोड करना। फिर इसी तरह से है इसकी जो डिसएडवांटेजेस। जाहिर सी बात है, कुछ अगर एडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे फ्लो चार्ट के। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट।
अब देखिए, अगर छोटा सा किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, हम उसका पहले फ्लो चार्ट बनाए, फिर उसका एल्गोरिथम बनाए, फिर उसका प्रोग्राम बनाए। अगर छोटा सा है तो हमें इस तरह से भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट हम लोग कोडिंग पे चले जाएं, लेकिन बेहतर होता है कि हम उसको फ्लो चार्ट बना लें। बाज़ औक़ात अगर प्रोग्राम छोटे छोटे हैं तो फिर उसमें फ्लो चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट उसकी कोडिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारे प्रोसीजर को थोड़ा सा लेंथी कर देता है, टाइम टेकिंग बना देता है। फिर इसी तरह से अगर किसी जगह पे फ्लो चार्ट के अंदर मिस्टेक हो जाए तो फिर उसको मॉडिफाई करना और उसके अंदर से मिस्टेक्स को निकाल के वहीं पे ठीक करना मुश्किल हो जाता है। हमें फिर दोबारा सारे का सारा फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है। मॉडिफाइंग अ फ्लो चार्ट इज नॉट वेरी इजी एवरी टाइम। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपने अगर प्रोसेसिंग सिंबल बना लिया तो उसकी जगह पे अगर आपने इनपुट सिंबल बनाना था उसको तो मॉडिफाई करना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मिस कर दिया प्रोसेसिंग सिंबल को और उसकी जगह पे आपने डिसीजन मेकिंग लगा दिया है, तो फिर वहां पे वो सारे का सारा फ्लो चार्ट या कोई एक स्टेप आपने छोड़ दिया है, तो वहां पे फ्लो लाइंस के अंदर किसी भी डिसीजन मेकिंग को या इनपुट सिंबल को एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फ्लो चार्ट को मॉडिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब जरा देखते हैं कि इसका थर्ड डिसएडवांटेज क्या है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाज़ औक़ात प्रॉब्लम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर एक स्कूल है, उस स्कूल के 8000 स्टूडेंट्स हैं। उन 8000 स्टूडेंट्स का डाटा हमने एंटर करने का एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर बनाना है। अब अगर उसका एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाने पे भी बैठ जाएं तो 8000 स्टूडेंट का डाटा लेना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसके अंदर एरर्स को रिमूव करना, वो एक अच्छा खासा लेंथी काम है। तो वहां पे जब हम फ्लो चार्ट बनाएंगे तो वो भी अच्छा खासा टाइम टेकिंग काम है। तो वो बहुत सारा, जब लंबा सारा फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा तो फिर उस सूरत में हमें एरर्स आने के और टाइम ज्यादा लगने के चांसेस बन जाते हैं। तो फिर उसका हल ये होता है कि हम लोग उसको इस तरह से बनाएं कि वो हमारे लिए शॉर्ट हो जाए, इजी हो जाए। बिल्कुल ऐसे जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये फ्लो चार्ट बनाया था टी मेकिंग का, तो वहां पे बहुत सारे स्टेप्स हमने छोड़ दिए थे कि कप को निकालने वाला छोड़ दिया था, कप को हमने सामने रख के उसके अंदर चाय डालने वाला स्टेप छोड़ दिया था। फिर इसी तरह से अगर हमने उसके अंदर कोई ऐसी इंग्रेडिएंट को एंटर करना है जो चाय के साथ बाज़ औक़ात हम ऐड अप करते हैं, तो वो भी हमने छोड़ दिया था। तो जो जरूरी होते हैं सिर्फ वही लिखें फ्लो चार्ट के 10 स्टेप्स, जो जरूरी नहीं है उसको छोड़ दें। अब ये तो हो गया फ्लो चार्ट। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस एल्गोरिथम का किस तरह से, एल्गोरिथम कैसे हमारे लिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रखता है। पहला तो ये सिंपल है कि इजी टू राइट, एल्गोरिथम लिखना आसान होता है क्योंकि आपने सिर्फ जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है उस सोल्यूशन को आपने सीक्वेंस में लिखना होता है। तो वो आप जब सीक्वेंस आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो फिर इजीली उसको राइट भी कर सकते हैं। अब इसी तरह से एक एडवांटेज ये भी है कि टेक्निक टू राइट एन एल्गोरिथम आर इजी टू अंडरस्टैंड, कि जो एल्गोरिथम लिखने की टेक्निक है वो टेक्निक इतनी इजी है कि जो भी इसको पढ़ता है वो इजीली अंडरस्टैंड भी कर देता है। वो किसी प्रॉब्लम में नहीं आता क्योंकि इसकी टेक्निक यूनिक नहीं है, ये जनरल है, हर एक के लिए सेम है। जो आपने बनाया हुआ है सोल्यूशन उसको जो भी पढ़ेगा वो अंडरस्टैंड कर जाएगा कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। फिर इसी तरह से है टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिथम आर हेल्पफुल। अब जब बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं ना तो फिर आपको जुबानी तो नहीं याद रहता ना कि उसका सोल्यूशन क्या है। याद होगा आपको कि हमने एक डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर थेफ्ट को रोकने के लिए 5-6 मेजर्स लिए थे, कैमरे लगाने की सूरत में, उसका सॉफ्टवेयर बनाने की सूरत में, उसके जो कस्टमर्स हैं उनको डील करने का तरीकाकार, एम्प्लॉयज को किस तरह से किस पॉइंट पे डिप्लॉय करना है, उसका लॉकिंग सिस्टम क्या है। वो जो 5-6 स्टेप्स थे उनको किन किन स्टेप्स में अप्लाई करना है, ये डेफिनेटली हमारे लिए आसान है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा सोल्यूशन है, लेकिन इसको अप्लाई करना आसान है। जस्ट लिखें सिक्योरिटी मेजर्स, उसके बाद आप मेंशन कर दें कि लॉक प्रॉपर, फिर इसी तरह से उसका जो कस्टमर डीलिंग प्रॉपर, फिर इसी तरह से डिस्प्ले ऑफ ऑल आइटम प्रॉपर, फिर इसी तरह से सॉफ्टवेयर एंट्री एंड बिलिंग सिस्टम। ये सारे का सारा जब हम प्रॉपर एल्गोरिथम में मेंशन कर देंगे तो फिर जो प्रोग्रामर है जिसने प्रोग्राम को टाइप करना है
वो अंडरस्टैंड कर जाएगा कि मैंने कौन कौन से काम करने हैं और किस सीक्वेंस से करने हैं। अब जिस तरह से एडवांटेजेस हैं एल्गोरिदम के, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। उन डिसएडवांटेजेस को जहन में रखते हैं जिस वक्त कोई भी एल्गोरिदम बनाते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है? मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम इज नॉट वेरी इजी एवरी टाइम, जस्ट लाइक फ्लो चार्ट। जब आप एल्गोरिदम को बना रहे होते हैं, बना लिया है, फाइनल कर दिया है, बाद में याद आया कि ओहो ये वाला स्टेप तो रह गया। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई स्टेप आप छोड़ गए हैं, तो अल्टीमेटली दो लाइनों के दरमियान में जगह इतनी नहीं होती कि आप एक्स्ट्रा लाइन उसमें अप्लाई कर सकें। या तो अगर छोटा सा आपका जो स्टेप रह गया है तो वो एक लाइन के आगे आप उसको मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई स्टेप बड़ा है तो फिर आपके लिए मॉडिफाई करना उसको मुश्किल हो जाएगा। आपको पूरे का पूरा एल्गोरिदम दोबारा लिखना पड़ेगा, क्योंकि सीक्वेंस को भी तो देखना है ना। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। अब फिफ्थ स्टेप और फोर्थ स्टेप के दरमियान में अगर कोई स्टेप लेके आना है तो उसका नंबर क्या रखेंगे? 4.5 नहीं, आपने 4, 5, 6, 7 को ही फॉलो करना है। तो फिर आपके लिए क्या होगा कि उस एल्गोरिदम को दोबारा आप ड्रॉ करेंगे। इसलिए ये जहन में रखें कि डिसएडवांटेजेस में अगर फ्लो चार्ट के अंदर कहीं पे कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको मॉडिफाई करना मुश्किल हो जाता है, और खास तौर पर जो बड़े बड़े एल्गोरिदम्स होते हैं वहां। इसी तरह से एक और डिसएडवांटेज है कि शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर इज नॉट वेरी इजी। अच्छा, इसमें बाज़ औक़ात कोडिंग करने वाले की अपनी सोच होती है कि ये वाला स्टेप मैं पहले कर लूं और ये वाला बाद में कर लूं, लेकिन जो एनालिस्ट है जिसने वो एल्गोरिदम डिजाइन किया है, डेफिनेटली वो प्रोग्रामर भी होता है, तो उसने अपने ज़हन के मुताबिक उसका ये स्टेप रखा हुआ है कि वो पहले उस स्टेप को रख देता है जो प्रोग्रामर समझता है कि इसको दूसरे नंबर पे आना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, हमने वो जो थेफ्ट रोकने वाला सिस्टम एक डिस्कस किया था किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर का, तो वहां पे जो प्रोग्रामर एल्गोरिदम बना रहा है उसके ज़हन में ये बात है कि पहले जो भी प्रोडक्ट आएगी उसके ऊपर बार कोड लगेगा, फिर उसकी एंट्री होगी उस सॉफ्टवेयर के अंदर, और फिर उसके बाद उसकी बिलिंग कैलकुलेशन होगी। लेकिन जो उसको डिजाइन करने वाला है उसके ज़हन में ये है कि बार कोडिंग तो चले पहले होगी, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर बनेगा, उसके बाद उसकी एंट्री करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो बनाने वाले और बताने वाले दोनों के ज़हन में मुख्तलिफ हो सकता है। तो उस सूरत में बाज़ औक़ात हमें स्टेप का ऊपर नीचे करने की थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो इम्पॉसिबल हो जाए। तो इसलिए जो प्रोग्राम बनाने वाला है वो और जो प्रोग्राम बनाने का तरीका बताने वाला है वो दोनों पहले आपस में कम्युनिकेशन कर लेते हैं कि जी हाँ जी आपके लिए क्या इजी है, ये वाला स्टेप पहले या ये वाला स्टेप पहले। तो वो वहां पे जब एल्गोरिदम बना रहा होता है तो वो बनाने के दौरान उसके साथ कम्युनिकेशन करके इजीली उसको बता देता है कि हाँ जी ये वाला तरीका कर देता है। फिर इसी तरह से है यूजेज ऑफ गो टू मेक्स इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स। अच्छा, बाज़ औक़ात हम जब गो टू की सिचुएशन इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे फिर एरर्स को आइडेंटिफाई मुश्किल हो जाता है करना। अब मिसाल के तौर पर आपने बताया कि जब 7 आंसर आए तो वो जंप कर जाए सेल के ऊपर, जब 8 आंसर आए तो वो जंप कर जाए परचेज के ऊपर। अब 7 और 8 लिखा हुआ है, उसके आगे परचेज और सेल नहीं लिखा हुआ, तो उस सूरत में जो एल्गोरिदम बनाने वाला है जिसे हम लोग सिस्टम एनालिस्ट कहते हैं, वो तो अपनी टेक्निक के मुताबिक उसको 7 और 8 की सिचुएशन बता देगा, लेकिन जो उसको फॉलो करने वाला है बाज़ औक़ात वो प्रॉब्लम में आ जाता है और उस सूरत में एरर आने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए जब हम गो टू मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर बाज़ औक़ात एरर आने की सिचुएशन बन जाती है। ये थे हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये बात जहन में रखें कि जब भी हमने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो हमने उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस रखना होता है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मतलब कि एक प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम का हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन के बाद एक सोल्यूशन निकाला है। उस सोल्यूशन को हम लोग राइटिंग में लिखते हैं एल्गोरिदम बना के। फिर उसी सोल्यूशन को जो हमने एल्गोरिदम बनाया है उसका एक फ्लो चार्ट भी बनाते हैं। अब जब एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बन जाता है
असल में तो उसका पर्पस यही होता है ना कि जो प्रोग्रामिंग करने वाला है, प्रोग्रामर है, जिसने किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में कोई सॉफ्टवेयर बनाना है कोडिंग की सूरत में, तो वो उस एल्गोरिदम, उस फ्लो चार्ट और उस प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन, चारों चीजों को डिस्कस करेगा, देखेगा डिटेल से। जब वो 100% अंडरस्टैंड कर जाएगा, फिर वो अपनी प्रोग्रामिंग का स्टेप शुरू करेगा, फिर वो कोडिंग करेगा। अब लेट्स सपोज प्रोग्रामर ने कोडिंग कर ली है, करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो फिर उसके लिए मुश्किल होती है। तो वो जो जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनको वो पहले से अपने जहन में रख के कोडिंग करता है। अब वो प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं, किस किस लेवल पे आ सकती हैं, किस तरह की आ सकती हैं, उनको भी एक दफा हम डिस्कस करते हैं कि जब प्रोग्राम बनाएगा तो उसके लिए क्या हर्डल्स आएंगे। मींस के टेस्ट डाटा। अब टेस्ट डाटा क्या है? जब जाहिर बात है प्रोग्राम बन गया तो बनने के दौरान उसने हर मेजर को अंडरस्टैंड करके, हर स्टेप को अंडरस्टैंड करके कोडिंग कर ली। करने के बाद प्रोग्रामर एनालिस्ट को रिक्वेस्ट करता है कि जरा इसको एग्जीक्यूट करके, इसमें डाटा देख के इसकी आउटपुट चेक करें कि ये प्रोग्राम ठीक चल रहा है। आफ्टर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वी नीड टू टेस्ट वेदर द सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट, एंड फॉर टेस्टिंग वी नीड टेस्ट डाटा। फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांट टू टेस्ट द एल्गोरिथम, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, टू फाइंड the largest among the three given numbers, for example n0, n1 and n2। ये वही वाली एग्जांपल है जो हम फ्लो चार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं और एल्गोरिथम में भी डिस्कस कर चुके हैं कि then we need three values. These values can be positive, negative or 0. For example, n0 is equal to 5, n1 is equal to 15, n2 is equal to 3। ये तीन वेरिएबल्स को तीन वैल्यूज हमने एक एग्जांपल के तौर पर दे दी। फिर इसी तरह से n0 is equal to 24, n1 is equal to 0, n2 is equal to 11। ये तीसरी एग्जांपल है डाटा देने की। उन थ्री वैल्यूज को आपस में कंपेयर करके लार्जर निकालने के लिए ये तीन हमने स्टेप सेट बनाए हैं कि इन तीनों को हम लोग वैलिड डाटा कह सकते हैं। सो फॉर थिंकिंग अबाउट टेस्टिंग वी आल्सो नीड टू थिंक अबाउट टेस्ट डाटा। अब ये तो हो गया ना जो हमारा कंप्यूटर में हमने प्रोग्राम में जो डाटा एंटर करना है, जो कोडिंग करनी है, उसके लिए जो जो चीज़ें हमने अपने जहन में रखनी है उसके बारे में टेस्ट डाटा की ऑप्शन आ गई। अब इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑटोमेटिक अटेंडेंस सिस्टम। जदीद दौर है, स्टूडेंट्स को आते वक्त क्लास के दरवाजे के ऊपर कैमरा लगा के हम उनकी अटेंडेंस करना चाहते हैं। एक तो तरीकाकार ये ना कि थंब इंप्रेशन से या फिर हम लोग आई स्कैनिंग से। अब जिस तरह के हालात बने हुए कोरोना की वजह से, हम लोग ना तो किसी चीज को टच करना चाहते हैं और ना ही किसी चीज के करीब जाना चाहते हैं, तो दूर से कैमरा देख के स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करे और अटेंडेंस लगाए। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं, किन चीजों को ध्यान में रखना होगा। एक तो सब स्टूडेंट्स का यूनिफॉर्म सेम हो, फिर उनकी जो कटिंग है, हेयर कटिंग है, वो वैसी ही हो जिस तरह की तस्वीर उसकी डेटाबेस में एंटर की गई है। अब अगर स्टूडेंट ने बाल बड़े कर लिए हुए हैं, मूछें बड़ी कर ली हुई हैं, वो जो तस्वीर डेटाबेस में एंटर है वहां पे उसकी ओल्ड तस्वीर लगी हुई है, तो वो उसके साथ मैच नहीं करेगा, तो वहां पे एरर आने के चांसेस है। फिर इसी तरह से दो ट्विंस हैं, दो भाई हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों में आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? एक आ गया, एक अजहर है, एक मजीद है, तो वो अजहर आ गया, मजीद नहीं आया, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये मजीद है, ये अजहर है? उसके लिए भी कोई ना कोई मैयर्स तो रखने होंगे। फिर इसी तरह से हाइट को भी जेन में रखना होगा। तो ये मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट डाटा चेक्स हैं जो अप्लाई करके हमें किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा एंटर करना होता है। तो ये बड़े टेक्निकल पॉइंट्स, जब प्रोग्राम बन जाता है इनके प्रॉब्लम्स तब मैयर्स आते हैं सामने कि प्रॉब्लम क्यों आई है। फिर उसको जाके करेक्ट करना पड़ता है कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम इस वजह से आए हैं, उनके ऊपर चेक्स लगाने पड़ते हैं, लगाने के बाद फिर ये अप्लाई होता है। अब ये जो टेस्ट डाटा है इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट डाटा। टेस्टिंग is essential
to point out the defects and errors made during finding a solution to some problems. जाहिर सी बात है, जब किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने निकालना होता है तो वहां पे टेस्टिंग डाटा की जरूरत होती है ना. तो डाटा जो एंटर करे वो सही है ना. अगर डाटा गलत एंटर कर दिया तो सोल्यूशन सही नहीं आएगा. तो हम डाटा एंटर जो करना है उसको अच्छी तरह से आप पॉइंट आउट कर लें. इट हेल्प इन improving a solution. If one solves a problem and someone else uses that solution for commercial purpose, then the commercial activities depend upon the correctness of that solution. For example, if we develop a solution for finance management and some bank starts using it, then any error in that solution may result in a financial loss. देखिए, जब हमने कोई भी डाटा के मुताबिक गलती कर दी तो किसी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में या बैंक के अंदर एक फिगर भी हमारे बड़े लॉस का कॉज बन सकता है. एक जीरो एक्स्ट्रा एंटर हो गया तो 10,000 से 1,00,000 रुपया बन जाएगा. इसलिए एंट्री के वक्त हमने जो डाटा देना है उसके ऊपर जो चेक्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. अब जो टेस्टिंग हम लोग अप्लाई करते हैं उसकी एक और एग्जांपल देखते हैं. बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, रोजमर्रा हम लोग इसको डिस्कस करते हैं. ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि एक गाड़ी है, उसको रोबोट चेक कर रहा है हिट करके कि उसके जो एयर बैग्स हैं वो हिट के वक्त किसी भी चीज के साथ प्रॉपर खुल रहे हैं. इसी तरह से वो जो उसकी स्पीड है उस स्पीड को कम करने और उसके हिट होने के दौरान जो उसके अंदर बैठा वो मुसाफिर है क्या वो महफूज है. अगर जो भी कंपनी गाड़ी बनाती है तो वो तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करके उसके मुताबिक अगर उनको कोई कंप्लेंट आती है तो फ्यूचर में उस कंप्लेंट को सॉल्व करते हैं. गाड़ी का फ्रंट और बैक, स्पीड के दौरान उसकी बॉडी की शेप, उसकी इंजन की प्लेस, उसकी सीटों का तरीकाकार, उसमें बैठने का तरीकाकार, बेल्ट लगाने का तरीकाकार, उसके अंदर जो लगा हुआ बैग है जो एक्सीडेंट की सूरत में फूल जाता है वो कहाँ पे बेहतर तरीके में लगा होना चाहिए, उसको किस तरह से ओपन होना चाहिए, सारी की सारी टेस्टिंग ही है ना. तो वो टेस्ट करके उसकी फिर एप्लीकेशन करते हैं. तो जब कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके अंदर भी इन्हीं चीज़ों को फॉलो किया जाता है कि जब कोई सॉफ्टवेयर चल रहा हो तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती. वो डाटा एंटर करके उसके रिलेटेड जो जो मेजर्स हैं उनको सामने रख के उसकी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन हमने फाइंड किया है आफ्टर फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम कोडिंग के लिए जो भी फाइंड किया है वो सारी की सारी चीजें हमें पहले से अंडरस्टैंड करनी होगी. नेक्स्ट स्टेप है टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा. क्रिएशन ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट टेस्ट डाटा इज वन ऑफ द key activities to improve quality of a solution. Each type of a solution require different data. जब हमने डाटा एंटर करना है तो उसके मुख्तलिफ किस्म की हमारे सामने कॉजेज आएंगे. हमने किन किन मेजर्स को सामने रखना है. इसकी तरह हम टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा इंक्लूड में देखते हैं कि एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं. सबसे पहला है वैलिड टेस्ट डाटा. It is the test data that complies with the input requirements of the algorithm. If an algorithm is supposed to take numerical values between 1 and 100 as input, then any value between 1 and 100 is a valid test data. अब अगर हमने काउंट किया हुआ है कि वैल्यू 1 से 100 के दरमियान आए तो जो वैल्यू 1 और 100 के दरमियान आएगी वो वैलिड होगी और जो 1 और 100 से क्रॉस कर जाएगी वो इनवैलिड हो जाएगी, वो वैलिड नहीं कहलाएगी. तो हमने जो वैल्यू के लिए उसकी सिक्योरिटी रखी हुई है कि वो यहां से यहां तक ही रहे वही वैलिड टेस्ट डाटा कहलाएगा. नेक्स्ट है इनवैलिड टेस्ट डाटा. अब जाहिर सी बात है जो 1 और 100 के दरमियान में नहीं आ रहा वो इनवैलिड होगा. इट इज द डाटा दैट डज नॉट कंप्लाई विद द इनपुट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एल्गोरिथम. इट इज नेसेसरी टू मेक
sure that the solution correctly works for invalid values, shows the relevant messages notifying the user that the provided input values are improper. कि अगर हम जो डाटा देने की स्कीम दी गई है कि डाटा सिर्फ 1 से 100 के दरमियान में आए, अगर वो डाटा उससे क्रॉस करता है तो हमें उसके ऊपर चेक लगाने चाहिए। मिसाल के तौर पर हमने उसको 107 दे दिया तो कंप्यूटर साथ ही मैसेज जनरेट करे कि ये इनवैलिड डाटा है, इसकी आपको इजाजत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर पूछता है एंटर योर एज, हमने उसमें एज के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि वो मोर देन 18 ईयर्स हो। अब अगर वो एज मेंशन करता है 16 तो वो वहां पे साथ ही मैसेज जनरेट होगा कि इनवैलिड एज, इनवैलिड डाटा। तो ये वैलिड और इनवैलिड डाटा की बेस्ट एग्जांपल है। अब इसी तरह से थर्ड है बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज। A solution is tested on extreme values. For example, to calculate interest, we can consider principal amount as 0 or a very huge amount. अब बाज़ औक़ात अगर हमने कोई कैलकुलेशन करनी है और वो जो भी कैलकुलेशन आनी है वो हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए वो हमने जिस वक्त प्रोग्राम बना लेना है उसके अंदर एंटर करके देखनी है। अब हमने मिनिमम रखी हुई है प्रिंसिपल अमाउंट 0 और मैक्सिमम जितनी भी हो जाए। अगर ये वैलिड है तो वो अप्लाई होगा, और अगर उसको ये वाला चेक नहीं दिया हुआ तो फिर वो -20 की सूरत में प्रिंसिपल अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर देगा कि सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल टू एंटर दिस डाटा। ये बाउंड्री है कि आपने 0 से मैक्सिमम जितनी भी वैल्यू वो दे दे, मिनिमम नहीं जाना उससे। अब इसी तरह से नेक्स्ट है रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स। रॉन्ग डाटा फॉर्मेट से मुराद बड़ा सिंपल है, पूछी एज गई है वहां पे आप नाम दे दें, पूछे डेट गई है वहां पे आप अपना ईमेल एड्रेस दे दें, तो ये तो रॉन्ग डाटा हो जाएगा ना। इट इज वाइज टू चेक हाउ द सिस्टम रिएक्ट ऑन एंटरिंग डाटा इन एन इनअप्रोप्रिएट फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल, गिविंग एन अल्फाबेट एज इनपुट when a numerical value is expected। देखिए मैंने वही बात जो भी पहले बताई है कि पूछी एज गई है और वहां पे आप अपना नाम दे दे, या पूछा नाम क्या है वहां पे आप 20739 दे दे, तो ये तो आपका रॉन्ग डाटा फॉर्मेट आ गया ना, कि पूछा आपसे न्यूमेरिकल फॉर्म में गया, आप उसको दे रहे हैं अल्फाबेट्स फॉर्म में। ऐसी सूरत में आपका जो टेस्ट डाटा सिस्टम है वो चेक लगाएगा, और आपका सिस्टम जब आप उसको कोड करेंगे वो चेक को डिस्प्ले करेगा कि सॉरी यू आर एंटरिंग रॉन्ग डाटा फॉर्मेट। और लास्ट है एब्सेंट डाटा। बाज़ बात हम जब सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करते हैं तो वहां पर हमसे वो सॉफ्टवेयर डाटा डिमांड करता है। हम कुछ कॉलम्स को या कुछ एरियाज को छोड़ जाते हैं गलती से, उस सूरत में उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, आपको वहीं पे रोक लेगा कि प्लीज एंटर दिस कॉलम आल्सो। अब आप जब ईमेल एड्रेस बना रहे हो, अपने आप को रजिस्टर कर रहे हो या व्हाट्सएप को रजिस्टर कर रहे हो, तो आपसे मोबाइल नंबर मांगता है, आपका नाम मांगता है, आपका ईमेल एड्रेस मांगता है। अब इन तीनों में से अगर आप एक डाटा छोड़ देते हैं तो वो अप्लाई नहीं करेगा आपकी रिक्वेस्ट को। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट दैट द सोल्यूशन still works if less number of inputs are given than expected. For example, if a system asks to enter driving license number, then everyone cannot provide this information. It is important to see how the system react in such situation. अब एक और दूसरी सूरत भी आ गई इसके अंदर। एक तो ये थी ना कि जो कॉलम खाली है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसमें लाजमी आपने अपनी डाटा एंट्री करनी है। अब अगर एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है वो ऑप्शनल है, वो आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांग लेता है, आपके पास नहीं है, वो आपसे किसी भी एग्जाम का रिजल्ट मांग लेता है, आइट्स का रिजल्ट मांग लेता है, वो आपके पास नहीं है, तो उसको ऑप्शनल रखना होगा। जो प्रोग्राम बनाने वाला है उसको ऑप्शनल रखेगा कि अगर वो नहीं भी इसके अंदर एंटर होता तब भी एग्जीक्यूट करे। जो इंपॉर्टेंट डाटा है, जो कंपल्सरी डाटा है, उस सूरत में मैसेज जनरेट करे कि सॉरी यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड
आप मूव नहीं कर सकते जब तक ये वाला डाटा आप मुझे प्रोवाइड नहीं करेंगे। लेकिन कुछ डाटा ऐसा होता है जो कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है। तो एब्सेंट डाटा उसे कहते हैं कि जो अगर नहीं भी है वो कंप्यूटर नहीं ले रहा, मीन्स के जो यूजर है उसने उसको प्रोवाइड नहीं किया, तब भी जो आपका सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपर चले। ऐसी ऑप्शन को, ऐसे डाटा को एब्सेंट डाटा बोलते हैं। आज के लेक्चर में जितने भी हमने टॉपिक्स को डिस्कस किया उनमें से हम देखते हैं कि हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से बनेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से बनेंगे। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस दफा क्योंकि आपकी बुक ये चेंज हो गई है, ये वाला चैप्टर पहले 10th क्लास में होता था। जब ये 10th क्लास में होता था तो अगर 10 दफा बोर्ड का पेपर हुआ है तो उसमें 2 से 3 दफा ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। इसी तरह से एक और इस आज के लेक्चर में से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज टेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा। ये भी प्रीवियसली 1-2 दफा एग्जाम्स में 10th क्लास में आ चुका है लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज वैलिड टेस्ट डाटा। ये ध्यान में रखें कि शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा वो बनता है जिसका आंसर 2 से 3 लाइन होता है। तो ये एक पार्ट है टेस्ट डाटा का, इसको हम लोग एज ए शॉर्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आ सकता है। इसी तरह से एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इनवैलिड टेस्ट डाटा। और एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस दफा 9th क्लास में न्यू कोर्स के साथ पहली दफा ये एंटर हुए हैं और उम्मीद है ये इंपॉर्टेंट होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 4th शॉर्ट क्वेश्चन आज का बन सकता है, व्हाट इज रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स। और इसी तरह से लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन मेरी नजर में जो इस टॉपिक में से बन सकता है आज के लेक्चर में से, व्हाट इज एब्सेंट डाटा। अजीज तलबा, ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने कोशिश की कि इन तमाम टॉपिक्स को आसान अल्फाज में और बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सके। आपको पता है कोरोना की वजह से मुल्की हालात ठीक नहीं है, स्कूल्स बंद हैं, तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।